नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 65th बीपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है, उसमें हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी परीक्षा हो गई है, जिसको आप कह सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग 2019 में जो इसने मेंस की परीक्षा आयोजित कराई है, उसमें हिंदी भाषा और साहित्य का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन होता है आप लोगों के लिए। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 50-50 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, मतलब टोटल आपका पूर्णांक जो है वो 300 नंबर का हो जाएगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, तो ये तो सही बात है। अब हम बात करते हैं खंड क की। तो खंड क में जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा, यूपीएससी या बीपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी भाषा का विकास। ये हमारे सिलेबस में है, जो मैंने आपको वीडियोस बताए होंगे, जो स्ट्रेटजी की वीडियो या सिलेबस की वीडियो, उसमें मैंने बताई थी ये बात। तो मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास पर सविस्तार प्रकाश डालते हुए ब्रज भाषा में रचित भक्ति काव्य एवं रीति काव्य का उल्लेख कीजिए। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया है, उसमें मैंने रीति काव्य का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि हम लोग अभी सिलेबस के उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं थे। ब्रज भाषा में रचित भक्ति काव्य आप आसानी के साथ लिख सकते थे कि जो मध्यकाल था, जिसमें ब्रज भाषा और अवधि का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसमें ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों को आपको लेना था। जैसे आप सूरदास को चुन लेते और सूरदास की जो रचनाएं हैं उसके आधार पर आपको विस्तार से प्रकाश डालना होता, जिसमें कि आपको बताना है कि साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा। मैंने बताया था कि ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करना, या आप ऐसे कहिए कि एक इस्टेब्लिशमेंट जो होता है, वो किया था सूरदास ने। सूरदास के पहले भी रचनाएं थीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, मगर जो एक होता है कि जिसने इसको चरम पर ले गया, जो व्यक्ति जिसने इसको विकसित किया साहित्यिक भाषा के रूप में, वो सूरदास थे। तो उससे संबंधित आप इसको लिख सकते थे। 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। भाषा के मानकीकरण से क्या अभिप्राय है, पेपर 1 खंड क। यहाँ पे आपको लिखना होता कि भाषा का मानकीकरण कैसे किया जाता है, उसमें कुछ प्रमुख बिंदु, इसको आप बिंदुवार इसका सॉल्यूशन आप दे सकते थे, हेडिंग के साथ दे सकते थे। तमाम संस्थानों का जो प्रयास है इसके क्षेत्र में, वो आप इसमें उल्लेख कर सकते थे। दूसरे हैं, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर विचार करते हुए हिंदी भाषा की उपभाषाओं के पारस्परिक संबंध को सोदाहरण विवेचित कीजिए। यानी हिंदी भाषा में जो उपभाषाएं हैं उनका हिंदी के साथ क्या संबंध है, ये बताना है। हालांकि आपको इसमें से 6 क्वेश्चन में से 3 ही करना है खंड क में, तो आप पहला कर सकते थे, दूसरा कर सकते थे, चाहे तो तीसरा छोड़ दीजिए, कोई एक छोड़ सकते थे। ये देखिए, ये आप कर सकते थे। अब तक जो पढ़ा है हम लोगों ने, हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों प्रदान की गई है, इस प्रश्न का तथ्यात्मक विवेचन कीजिए। अब आपको बताना था कि भक्ति काल को, साहित्य इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया। तो भक्ति काल में सूर हुए, कबीर हुए, तुलसी हुए, इसके साथ साथ मलिक मोहम्मद जायसी हुए। ब्रज भाषा और उसके साथ साथ अवधी भाषा में इतनी शानदार रचनाएं इस समय में की गई हैं भक्ति काल में, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी के चलते हम इसको स्वर्ण युग भी कहते हैं, क्योंकि सूर, तुलसी, कबीर, ये सारे लोग हमारे सिलेबस में भी हैं। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, इन चारों के बारे में ही अगर आप लिख देते कि इन चारों की रचनाओं से संबंधित चीज़ों को लिखते, क्या खासियत है उनकी रचनाओं में जिसके कारण भक्ति काल को अन्य काल की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देना चाहिए या स्वर्ण युग कहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 प्रश्न तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उससे खंड क के 3 प्रश्न हम लोग कर चुके होते। हालांकि 5वां और 6ठा प्रश्न हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी हमने उसके बारे में चर्चा नहीं की है। हिंदी नाटक और रंगशाला के इतिहास पर प्रकाश, 6ठा क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन काव्य की उन प्रवृत्तियों को काव्य पंक्तियों के उद्धरण के साथ विवेचित कीजिए जिनसे तदयुगीन समाज सुधार एवं स्वातंत्र्य बोध को बल प्राप्त होता है। तो 5वां और 6ठा क्वेश्चन अब तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर नहीं कर सकते थे, मगर खंड क में 3 ही क्वेश्चन कर रहे हैं और 3 क्वेश्चन हम आसानी के साथ जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसमें कर सकते थे। तो 3 प्रश्न तो आप यहां से कर सकते थे। अब खंड ख में भी आपको 3 क्वेश्चन करना है, तो पहला क्वेश्चन हम आसानी के साथ कर सकते थे जो अब तक पढ़ा है। कबीर के काव्य के कालजयी पक्षों का
उदाहरण कीजिए। अब कबीर के काव्य की विशेषताएं क्या हैं? कबीर जब मैंने पढ़ाया तो कबीर की भावगत विशेषताएं और कबीर की काव्यगत विशेषताएं दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी। यहां पर आपको काव्यगत विशेषताओं और भावगत को मिलाकर एक विश्लेषण प्रस्तुत करना था उदाहरण देते हुए। उदाहरण का अर्थ है आप उनके दोहे को, उनके कवित्व सवैया जो भी उनके छंद हैं उनको आप बीच बीच में डालते हुए इसका आंसर लिखेंगे और 50 नंबर यहां से था। 8वां प्रश्न देखिए, मैं बता रहा हूं कि अभी तक जो सिलेबस पढ़ा उसके आधार पर 3 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, खंड क में 3 ही करने थे और यहां पर भी जो 8वां क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। भ्रमर गीत की रचना के कारणों पर विचार करते हुए उन्हें सूरदास के पदों से पुष्ट कीजिए। भ्रमर गीत और सूरदास पर एक 1.25 घंटे का लेक्चर था जो मैंने दिया था आपको। अगर आपने उस लेक्चर को सुना होगा, अच्छे से देखा होगा तो काफ़ी कुछ पॉइंट वहां से ले सकते हैं। सारा का सारा पॉइंट आपको वहां से नहीं मिलेगा मगर काफ़ी पॉइंट आप उसको ले सकते थे। 50 में से 30 नंबर लिखने लायक आप वहां से ले सकते थे। उसके अलावा 20 नंबर के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती। तो यहाँ पे निर्गुण सगुण द्वंद्व, ये देखिए यहाँ पे जो जिन्होंने पेपर किया है उन्होंने कुछ पॉइंट्स अपने नोट किए हैं। तो ये एक अच्छा उनका अप्रोच हो सकता है कि पॉइंट अगर आपने नोट किए हैं तो उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के आधार पर तुलसीदास की आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि का विश्लेषण उदाहरण सहित कीजिए। अब देखिए हमने पढ़ाया था आपको सुंदरकांड, अयोध्या कांड अभी नहीं पढ़ाया था और अयोध्या कांड बीपीएससी के सिलेबस में है, यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। फिर चंद्रगुप्त नाटक में चित्रित भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों का विश्लेषण। अब देखिए यहां पर 2 ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो यूपीएससी में नहीं है जबकि वो बीपीएससी में है। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त नाटक, हमारे यहाँ यूपीएससी में स्कंदगुप्त है जबकि बीपीएससी में चंद्रगुप्त नाटक है। और वैसे ही शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है अज्ञे का, ये भी आपको मिलेगा। शेखर एक जीवनी भी आपको पढ़ने को मिलेगी बीपीएससी के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न मैं एक बार पढ़ देता हूँ। शेखर एक जीवनी उपन्यास को व्यक्तिवादी या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की श्रेणी में सम्मिलित कर उपन्यास में व्याप्त सूक्ष्म समष्टि चिंतन की उपेक्षा करना एक पक्षीयता है। इस कथन का विश्लेषण उपन्यास पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कीजिए। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि आपको जो भी उपन्यास पढ़ना है आपको उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम अंडरलाइन करते हैं पढ़ते समय या जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके लिए कम से कम आपको उतना तो याद करना ही पड़ेगा। कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए आषाढ़ का एक दिन को लूँ तो आषाढ़ के एक दिन में जो अंतिम संवाद, अंतिम सीन में जो संवाद होता है विलोम और कालिदास के बीच में, उस संवाद को आपको याद होना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय निष्ठुर नहीं होता, इस तरह से जो एक पूरा का पूरा डायलॉग है वो आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यह है प्रस्तुत अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करते हुए रचनाकार के भाषा कौशल एवं संबद्ध अवतरण के प्रतीयमान अर्थ पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है और ये प्रसंग सहित व्याख्या में आपको बताना है कि किस प्रसंग में ये चर्चा हो रही है। अब ये आप तभी हम लोग कर सकते हैं जबकि हमें पता हो कि ये किस जगह से लिया गया है। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है वो कहाँ से लिया गया। जैसे ये है, देखो बंधुअर सामने स्थित जो यह भूधर, शोभित शत हीरत गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। तो ये पूरा जो है आपको इसमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया गया है और तब आप इसका प्रसंग और व्याख्या लिख सकते हैं। तो 25-25 नंबर के 2 व्याख्या हैं आपके। 12वां प्रश्न था। तो अगर हम अभी तक की पढ़ाई के आधार पर देखें जो हमने अब तक सिलेबस में कवर किया है तो 5 क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस पेपर में। आप लोग 5 प्रश्न आसानी के साथ लिख सकते हैं जबकि आपको इसमें पूरे 6 प्रश्न करने होंगे। अब अभी तक हमने पेपर 2 में कुछ पढ़ा ही नहीं है। खास करके पेपर 2 में अभी हमने फिर उपन्यास वगैरह जो चीज़ें हैं, उपन्यास है, रंगमंच है, नाटक है, उसके साथ साथ कहानियाँ हैं, कुछ जो उपन्यास हमें पढ़ने हैं जैसे बीपीएससी के लिए शेखर एक जीवनी पढ़नी है, उसके अलावा चंद्रगुप्त पढ़ना है आपको नाटक में। तो इस तरह की चीज़ें अभी हमने डिस्कस नहीं की हुई हैं तो वो हमसे छूट सकती है। मगर जिन लोगों ने तैयारी की होगी, जिन लोगों ने अपने से पढ़ा होगा उसका हो गया होगा, और जिन्होंने सिर्फ मेरे वीडियोस देखे होंगे और जो बेसिक किताबें हैं उसको पढ़ी होंगी तो 5 प्रश्न आसानी के साथ अब तक के इस 20-22 लेक्चर में 5 प्रश्न आप लोगों के हो जाने चाहिए थे। हाँ, एक प्रश्न में आपको पूरा मटेरियल नहीं मिलता, 30-35 नंबर का मिलता, 10-15 नंबर के लिए किताबें चाहिए थी। तो ये कुल मिलाकर आज के पेपर की एनालिसिस थी मेरी। 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं बिहार पीसीएस में और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात को समझेंगे और इस पेपर को आप लोग जो लोग अगली बार भी देने वाले हैं इसको जरूर सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो में अभी टेलीग्राम चैनल पे ये फोटो में जो
पेपर है ना, इसका PDF में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। बने रहिएगा चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा हुआ आप लोगों का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।